Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Health Sciences, Peshawar. आज हम स्टार्ट ले रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर से और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम बाकी जितने भी चैप्टर है उसको भी डिटेल से स्टार्ट करेंगे। सो बायोकेमिस्ट्री है क्या, बायोकेमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट क्या है, बायोकेमिस्ट्री को हम क्यों इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग हम इसमें क्यों बायोकेमिस्ट्री को इंक्लूड कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन सब क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी आज के लेक्चर में। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इज़ बायो एंड द सेकेंड वर्ड इज़ केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ मैटर। तो बायोकेमिस्ट्री का सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग मैटर्स, स्टडी ऑफ दोज मैटर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। बायोकेमिस्ट्री में हम उन चीज़ों के बारे में, उन केमिकल्स कंपाउंड्स के बारे में, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करें कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री को नर्सिंग की फील्ड में या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल साइंसिस की फील्ड में हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों इंक्लूड कर लेते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक अ सेंट्रल डिसिप्लिन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसिस। जितनी भी मेडिकल साइंसिस की फील्ड्स है इन सब में बायोकेमिस्ट्री एक सेंट्रल डिसिप्लिन है, जस्ट लाइक अ बैकबोन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे को बायोकेमिस्ट्री का कोई नॉलेज ना हो तो वो फार्माकोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि फार्माकोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स के रिसिप्टर्स के बारे में, ड्रग्स की एक्शंस और ह्यूमन बॉडी की रिस्पांस इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको अगर बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज ना हो देन यू कैन नॉट ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। सिमिलरली फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, these are the two main disciplines of the medical sciences. फिजियोलॉजी में हम स्टडी कर लेते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनाटमी में हम स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ये सब कंसेप्ट है किस चीज़ की, ये सब कंसेप्ट है बायोकेमिस्ट्री के। इसी तरह द सेम एनाटमी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा आर्गन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले तो हेयर है हमारे पास केराटिन से बने, इसी तरह स्किन्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कोलाजीन से बने हुए, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मसल सेल्स है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मायोसिन्स और प्रोटीन से बने होते हैं। इसी तरह अगर हमें ये पता ना हो कि मायोसिन क्या है, केराटिन्स क्या है, जो कि प्रोटीन्स के हमारे पास सब टाइप्स है, इसी तरह अगर हमें बायोकेमिस्ट्री का कोई नॉलेज ना हो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, पोटाशियम्स की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, कैल्शियम्स की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, तो इन सब के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ये जितने भी कंसेप्ट है, इन सब को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मेडिकल हेल्थ या मेडिकल साइंसिस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितनी भी हमारे सब्जेक्ट है मेडिकल हेल्थ के वो सब जो है ना इस पे कवरिंग बना लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल, बायोकेमिस्ट्री इन सब के लिए सेंट्रल आर्गन्स है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में कहीं पे चेंज आ गया, एबनॉर्मेलिटी आ गया होगा, या फॉर एग्जांपल एनाटमी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। और पैथोलॉजी को हम जो है ना ट्रीट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। तो पैथोलॉजी को हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर हमारे पास एनाटमी का नॉलेज ना हो, फिजियोलॉजी का नॉलेज ना हो, या फार्माकोलॉजी का नॉलेज ना हो। और इन फार्माकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इन फिजियोलॉजी को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज ना हो किस चीज़ की, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री हो।
तो इसका मतलब यह है कि जितने भी डिसिप्लिन्स है हेल्थ साइंसेस के, एनाटमी हो, फिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, ये जितनी भी डिसिप्लिन्स है इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री हमारे पास स्टडी है उन मैटर्स की, उन मॉलिक्यूल्स की जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इसके साथ साथ हमारी जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में हम उन मैटर के बारे में बात करते हैं जो मैटर्स रिलेट करता हो विद द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड दोज कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, वी मे डील्स विद दिस। यानी केमिस्ट्री में अगर हम जनरल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में बात करते हैं। यानी स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, और स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इज़ कॉल्ड मैटर्स, एंड द स्टडी ऑफ दोज मैटर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वी मे कॉल देम बायोकेमिस्ट्री। सो मैटर क्या चीज़ है? मैटर सिंपल मादा जिसको हम कहते हैं, हर वो चीज़ जिसकी कोई खास जगह होती है या कोई खास शेप होती है या उसकी कोई मास होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ मास। हर वो चीज़ जो कुछ जगह घेरता है और उसका कोई वज़न हो, इसको हम मैटर कहते हैं। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट्स। और मास क्या है? मास जिसको हम वज़न कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मादा प्रेजेंट होता है, जो मैटर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मास कहते हैं या हम इसको वज़न कहते हैं। मास इज़ रेजिस्टेंट टू चेंज इन मोशंस अलोंग अ स्मूथ एंड लेवल सरफेस। और जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा हो इतना ही वो ज़्यादा रेजिस्टेंट शो कर लेता है अगर हम उसके शेप्स में या उसकी जो है ना ओरिएंटेशंस में अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं। तो जिस मैटर में फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक 1 किलोग्राम का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रिक उठाना चाहते हैं, और अगर हम दूसरी साइड पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टन का कोई जो है ना वो बड़ा सा कंक्रीट उठाना चाहते हैं, चूँकि इस 1 टन कंक्रीट्स में हमारे पास मीटर की मिकदार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 इंट, दैट्स वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ 1 कंक्रीट एज़ कम्पेयर टू 1 इंट। तो ये किस वजह से? ये मास की वजह से, चूँकि कंक्रीट में हमारे पास मास ज़्यादा है, इसलिए इसकी शेप्स को या इसकी साइज़ को या इसकी ओरिएंटेशन को हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते। अब है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मैटर। सिंपली मैटर के स्टडी को, मैटर की साइंस को हम क्या कहते हैं? मैटर के साइंस को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब दूसरा डिफिनेशन, ये तो इसका शॉर्ट डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन है द स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कोई कंपाउंड्स, कोई एलिमेंट्स किस तरह एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है। कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल वाटर की कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इकट्ठा होकर वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। स्ट्रक्चर, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके दरमियान एंगल्स कितने हैं, कितने H2O2 के दरमियान कितने एंगल्स पाए जाते हैं, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे ओरिएंटेशन होती है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ में भी फिजिकल और में भी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ टेस्टलेस, इट इज़ स्वीटलेस, एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाटर सॉल्युबल, वाटर इज़ इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। तो ये सब इसके क्या है। अब अगर हम किसी मैटर को इन 4 बेसिक पॉइंट्स के बेस पे हम स्टडी कर लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मैटर के केमिकल रिएक्शंस को, इसकी कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को या प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री सिंपल डिफिनेशन स्टडी ऑफ मैटर या स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़। सो दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हमारे पास नर्सिंग। नर्सिंग क्या है, इसके शॉर्ट डिफिनेशन क्या है? नर्सिंग इज़ द प्रमोशन, प्रोटेक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। यानी नर्सिंग हेल्थ केयर प्रोफेशंस की वो डिसिप्लिन, वो फील्ड है, वो प्रोफेशंस है जिसमें हम किसी भी बंदे की, किसी भी पेशेंट की, किसी भी क्लाइंट की हेल्थ की प्रोटेक्शंस, यानी हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्क से, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी प्रॉब्लम से इसकी
प्रोटेक्शन कर लेते हैं। प्रोमोशंस, अगर फॉर एग्जांपल उसका हेल्थ है तो हम किस तरह इसकी हेल्थ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि डिजीज़ की प्रिवेंशन करें। ऑप्टिमाइजेशंस, और किस तरह हम हेल्थ को पीक पे पहुंचाएं ताकि डिजीज़ प्रिवेंट हो जाए, डिजीज़ की अकरेंस की कंसिस्टेंसी ज़ीरो हो जाए। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इस डिसिप्लिन को हम नर्सिंग कहते हैं। या सिंपली प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी। नर्सिंग वो फील्ड है जिसमें हम डिजीज़ को या इंजरीज़ को, एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। थर्ड डिफिनीशन क्या है, एलिविएशन ऑफ सफरिंग थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। एलिविएशन ऑफ सफरिंग, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गया, हमने डायग्नोज कर दिया कि फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को कैंसर है या इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, तो हम इसकी सफरिंग को, इसके साइन सिम्टम को किस तरह कम करते हैं ताकि ह्यूमन बॉडी के जो रिस्पांस है ट्रीटमेंट की वो मज़ीद जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए और पर्सन को कम से कम जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाए। एंड एडुकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशंस। और हम एडुकेसी कर लेते हैं, हम काउंसलिंग कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल की भी, फैमिलीज़ की भी, कम्युनिटीज़ की और एक ब्रॉड पॉपुलेशंस की भी। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो मैंने आप लोगों को ब्रीफली थ्रू द डायग्राम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन और समझाने की कोशिश कर दी कि क्यों जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट रखती है मेडिकल साइंसेज में। लेकिन थ्रू आउट द नर्सिंग हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री को नर्सिंग के फील्ड में क्यों इंक्लूड कर लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। A nurse should have basic knowledge of all the process that occur at the cellular levels. सेलुलर लेवल्स पे जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब का हमें पता होना चाहिए। और वो सेलुलर लेवल पे रिएक्शंस हमारे पास क्या है, एक्शंस ऑफ एंजाइम। जिस तरह हमने बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को, बायोकेमिस्ट्री के डिसिप्लिन्स को, बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स है क्या चीज़, एंजाइम्स की रिएक्शंस क्या है, कौन सी रिएक्शन के लिए कौन कौन एंजाइम्स है, डिफ्यूजन्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, किस तरह सेल मेम्ब्रेन्स के इर्द गिर्द आयंस की ट्रांसपोर्ट्स होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होके रिस्पिरेशन के थ्रू में इस्तेमाल होके हमारे पास एटीपी बनाती है। हाउ पीएच ऑफ ब्लड इज़ बैलेंस, किस तरह जो है ना वो ब्लड की पीएच वो मेंटेन रहती है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी किस तरह ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म्स होती है, किस तरह ग्लूकोज से हमारे पास एटीपी बन जाती है। इन सब की इम्पोर्टेंस जो है ना वो नर्सिंग की फील्ड्स में, क्योंकि अगर हमें इन बेसिक नॉलेज का पता ना हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर हमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म्स का पता ना हो तो हम इजीली किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटिक के पेशेंट में ग्लूकोज की इम्बैलेंस होती है। व्हाट गोज रॉन्ग इन पेशेंट विद डायबिटिक्स, सिमिलरली अगर हमें पता ना हो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, इन एंजाइम्स के एक्शंस और इन सब बेसिक कंसेप्ट के बारे में, तो हम इजीली डायबिटिक के पेशेंट को डील नहीं कर सकते। ऑल दिस क्वेश्चन एंड मेनी मोर आई नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन क्वेश्चन को जो आप लोगों ने देख लिया कि एक्शंस ऑफ एंजाइम, डिफ्यूजन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इन क्वेश्चन की भी और भी बहुत सी क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिलता है अगर हम इजीली जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, तो हम किसी भी नर्सिंग के प्रोसेस में, किसी भी नर्सिंग के डिसिप्लिन में जो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, कोई डिजीज़ हो, कोई मेडिकेशन हो, हम इजीली उसको जो है ना वो डील कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। For example, your patient might have acidosis or alkalosis, which may be metabolic or respiratory in nature or both. Let's suppose we have a patient of brain death. हमारे पास एक ब्रेन डेथ की पेशेंट है जो खुद अपनी रिस्पायरेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब अगर हम इस पेशेंट्स की एबीजीज ना करें तो वो पेशेंट या तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में चला जाएगा या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में चला जाएगा। इस तरह या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा। अब इन बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एबीजीज की ज़रूरत है कि हम एबीजीज की इंटरप्रिटेशन को सीख लें कि एबीजीज है क्या चीज़, एबीजीज में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। अब इन एबीजीज की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन एबीजीज को हम इस वक्त समझ सकते हैं जब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज हो। यू आल्सो नीड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से बीपी बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल पोटाशियम की लेवल बढ़ जाए तो इसकी वजह से हमारे पास एरिथमियास काज हो सकती है। इसलिए अगर हमारे पास इसका कोई खास बेसिक नॉलेज ना हो
तो हम ईज़िली जो है ना इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस नहीं मेंटेन रख सकते। The nurse will be hanging so many different fluids, and if she does not what it is for and how it will be affect the patient life will be in danger. हम मुख्तलिफ जो है ना वो फ्लूइड्स को फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर लेते हैं, रिंगर लेक्टेट यूज़ कर लेते हैं, फ्लेबोलाइट यूज़ कर लेते हैं, हेमासील यूज़ कर लेते हैं। इस तरह मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स जो है ना इस्तेमाल होते हैं। कुछ फ्लूइड्स कुछ पेशेंट के लिए डेंजरस होते हैं। अब अगर हमें इन फ्लूइड्स का पता ना हो कि फॉर एग्जांपल रिंगर लेक्टेट में क्या चीज़ है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है, वहाँ पे हमारे पास कौन सी जो है ना इसकी कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेलाइंस के अंदर क्या है, अगर हमें इन बेसिक फ्लूइड्स की नेचर के बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में पता ना हो तो हम ईज़िली जो है ना वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करते। इसी तरह यू नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हमारे लिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है? फॉर एग्जांपल इफ़ समवन सेज दैट सब्सटेंस एक्स इज़ इन मिलीमोल, यू मस्ट नो व्हाट इट इज़। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बताए कि मिलीमोल्स क्या चीज़ है, जिस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेते हैं mg/dl, तो अब अगर हमें इन mg/dl और इन जो है ना बेसिक यूनिट्स के बारे में हमें पता ना हो कि ये है क्या चीज़, तो हम ईज़िली जो है ना वो इसको समझ नहीं सकते। यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर 5% सोल्यूशन ऑफ मेडिसिन। अगर हमें कोई कह दे, कोई डॉक्टर हमें एडवाइस कर दे कि 5% सोल्यूशन ऑफ किसी मेडिसिन या किसी फ्लूइड्स की बना लें, तो अगर हमें 5% का पता ना होगा किस तरह 5% सोल्यूशन बना सकता है, तो हम ईज़िली उसको जो है ना वो बना नहीं सकते। इसी तरह आल्सो यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एसिड्स। अगर हमें बेस का पता ना हो कि बेस क्या चीज़ है, बेस की पीएच कितनी है, एसिड की पीएच कितनी है, तो हम जो है ना वो इसको ईजिली समझ नहीं सकते। और इस तरह अगर कोई पेशेंट एसिडोसिस या अल्कलोसिस में चला जाए तो हम इसको ईजिली ट्रीट नहीं कर सकते। It will also help you understanding how it is that some medications are more rapidly absorbed than other in the human body. For example, कुछ मेडिसिन हमारे पास लिपिड सोलुबल्स होते हैं, कुछ हमारे पास वाटर सोलुबल्स होते हैं जो कि लिपिड्स बाई लेयर्स में एब्जर्ब होते हैं या वाटर बाई लेयर्स में एब्जर्ब होते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना इन लेयर्स के केमिस्ट्री, इसकी कंपोजिशन के बारे में समझना ज़रूरी है ताकि हमें इस लेयर्स, इस सेल मेम्ब्रेन्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पता चल जाए। पीएच इज़ अ कंसेप्ट दैट कम्स अप इन यूरिनालिसिस, ब्लड वर्क एंड ब्लड गैसेस। जितनी भी एबीजीज़ है, ब्लड की जितनी भी वीबीजीज़ है, एबीजीज़ है या यूरिन एनालिसिस है, इन सब में हमारे लिए एक नॉर्मल पीएच होती है। अगर पीएच ज़्यादा हो जाए या पीएच कम हो जाए तो वो किसी खास प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर देता है। नर्स मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर मेडिसिन विल रिएक्ट in different patient, these help to avoid wrong combination of drug that can lead to adverse effect. कुछ पेशेंट कुछ ड्रग्स के लिए जो है ना वो एलर्जिक होते हैं, या अगर हम किसी दो ड्रग्स को आपस में कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल हमने विंकोमाइसिन को सेफ्ट्राइक्सोन के साथ जो है ना वो मिक्स कर दिया, तो इसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है। इसलिए अगर हमें ये पता ना हो कि कौन कौन से मालिक्यूल के साथ केमिकल्स बॉन्ड बना लेते हैं, तो हम इजीली जो है ना वो किसी भी ड्रग्स के रंग कम्बिनेशन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जब तक हमने बायोकेमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट को ना समझा हो। यूर पेशेंट इज़ फीलिंग जीडी, इफ़ यू डोंट नो केमिस्ट्री यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट देम। अगर किसी पेशेंट को डिजीनेस वाक़या हो जाए या किसी पेशेंट को जो है ना वो वर्टिगो हो जाए, तो हमें अगर किसी ख़ास मेडिसिन की रिएक्शंस के बारे में पता ना हो तो हम इजीली इसको ट्रीट नहीं कर सकते। यूर पेशेंट हैव इंजेस्टेड टॉक्सिक केमिकल्स, इफ़ यू डोंट नो द फार्मूला ऑफ द केमिकल देन इट्स एंटी टॉक्सिन, देन यू आर नॉट एबल टू ट्रीट हिम। हर मेडिसिन के लिए एंटीडोट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट ने पेनाडॉल की 10 या 20 टेबलेट्स खा लिए, तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीडोट्स होते हैं जो उन मेडिसिन की इफ़ेक्टिविटी या इसकी असर को जो है ना वो कैंसिल कर देती है। अब अगर हमें इन बेसिक्स ड्रग्स के केमिकल फार्मूलेस का पता ना हो तो हम इसके लिए वो प्रॉपर एंटीडोट को यूज़ नहीं कर सकते। टाइप ऑफ मेटर्स, मेटर्स की कितनी अक़साम है? एवरीथिंग दैट हैज़ मास इज़ मैटर। अब मैटर की दो बुनियादी किस्में हैं, एक है मिक्सचर एंड दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या चीज़ है और प्योर सब्सटेंसेस क्या चीज़ है? मिक्सचर क्या है? वेरिएबल कंपोजिशन। हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी कंपाउंड्स को किसी दूसरे के साथ मिला के विदाउट एनी स्पेसिफिक रेशियो, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेत को हमने मिला दिया चीनी के साथ,
खास कंपोजिशन की बजाय हमने जो है ना इसको जस्ट मिक्स कर दिया इन एनी क्वांटिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिक्सचर। कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक, मिक्सचर में जो कंपोनेंट हमने मिक्स, फॉर एग्जांपल रेत को हमने मिक्स कर दिया विद शुगर, तो इन दोनों में हर एक रेत अपनी क्वालिटी बरकरार रखेगी और जो है ना शुगर अपनी क्वालिटी बरकरार है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, और इसको फिजिकल मेथड के ज़रिए हम जो है ना वो ईजिली एक दूसरे के साथ जुदा कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स मे बी वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और जी मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसकी हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। अब ये प्योर सब्सटेंसेस क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशंस, इसमें जो चीज़ें जो कंपाउंड्स हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं उसकी एक खास रेशियो होती है, फिक्स्ड रेशियो होती है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, और इनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से या फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन से हम इसको जो है ना, फॉर एग्जांपल लेट सपोज इट्स एन एग्जांपल, इसको हम जो है ना फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज़ बाय केमिकल मेथड्स, और इनकी ये प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर में अडॉप्ट, प्रॉपर्टीज़ डू नॉट वेरीज। और एक प्योर सब्सटेंसेस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। यानी इसका मतलब यह है कि जितने भी कंपोनेंट को हम अगर मिक्स करें और इसे एक प्योर सब्सटेंसेस बना ले, तो वो सब अपने अपने प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के एक न्यू चीज़ बना लेती है जो इसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होती है। अब प्योर मिक्सचर की फिर दो अकसाम है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम किसी एक जैसी क्लास के, फॉर एग्जांपल लिक्विड को हमने लिक्विड से मिला दिया, सॉलिड को सॉलिड से मिला दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। हेटेरोजीनियस फॉर एग्जांपल अगर हमने मड के साथ मिला दिया, फॉर एग्जांपल रेत को मिला दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो कि कंपोजिशन इसकी एक जैसी नहीं। होमोजीनियस क्या है, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोनेंट्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल, इसके जो कंपोनेंट हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, वो एक दूसरे से हम जुदा नहीं कर सकते, और इसकी कंपोजिशन एक जैसी है। हेटेरोजीनियस क्या, डोंट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के से हम जुदा कर सकते हैं, कंपोनेंट आर डिस्टिंग्विशेबल, वो ईजिली हम एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, और इसकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी नहीं होती। अब प्योर सब्सटेंसेस के हमारे पास दो अकसाम है, एक है कंपाउंड्स और दूसरा है एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या चीज़ है, कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल चेंजेस ऑलवेज इन अ डिफिनिट रेशियो। इसके जो कंपाउंड्स के जो इंग्रेडिएंट्स है, कंपाउंड जिस चीज़ से बना होता है, ये सब एक जैसे है, और इसको ये क्या कहते हैं, सेंटेंस क्या कहते हैं, कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल चेंजेस ऑलवेज इन अ डिफिनिट रेशियो। कंपाउंड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इसके इंग्रेडिएंट है, वो थ्रू आउट द कंपाउंड वो एक जैसे होते हैं, और इसको हम सिंपलर प्रोसेस से, सिंपल केमिकल प्रोसेस से एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय अ केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट चूँकि एक बेसिक यूनिट से है, एलिमेंट को हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, इसलिए इसकी मज़ीद हम केमिकल कंपोजिशंस नहीं कर सकते। कंपाउंड के हम केमिकल्स कंपोजिशन कर सकते हैं, और वो जिन चीज़ से बना होता है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स हमारे पास डिकम्पोज हो सकता है, वो हमारे पास तोड़ सकता है, और हम इससे मज़ीद जो है ना वो जिन चीज़ से वो कंपाउंड बना होता है वो हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट को हम मज़ीद हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्मॉल यूनिट से बना होता है। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है, हर एक की साल्ट वाटर, माउथ वाश। ये अगर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल में दे दिया कि साल्ट वाटर किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, या माउथ वाश, ऑल एलाइज ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल याद रखना चाहिए। एग्ज़ाम्पल MCQs में आ सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस की एग्ज़ाम्पल क्या है, एलिमेंट्स की एग्ज़ाम्पल क्या है, और इस तरह कंपाउंड्स की एग्ज़ाम्पल क्या है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर हमारे पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड किया गया है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, और प्लाज्मा क्या है। सॉलिड
The molecules that make up a solids are arranged in regular repeating patterns. They are held firmly in place but don't vibrate within a limited area. सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक रेगुलर पैटर्न के ज़रिए, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये एक लेयर्स है, इसके साथ ये दूसरा लेयर्स है, इसके साथ ये तीसरा लेयर्स है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉलिड के मॉलिक्यूल एक खास पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये बहुत लिमिटेड एरियाज़ में एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होते हैं और उनकी जो स्पेस होती है वो एक खास स्पेस होती है। सॉलिड की जो स्पेस है वो एक खास स्पेस होती है और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पाया जाता है। लिक्विड क्या है? द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ लिक्विड फ्लो इजली अराउंड वन अनदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ईज़िली जो है ना वो फ्लो कर सकते हैं, उसके दरमियान कोई खास पैटर्न नहीं होती। दे आर केप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपॉर्ड्स बाय अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। लिक्विड एज्यूम द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स। लिक्विड की कोई खास जो है ना यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होती। दूसरा ये है कि ये जिस कंटेनर में हम डाल दें उसकी ये शेप से इख्तियार कर देती है। मतलब ये है कि लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती। तो सॉलिड और लिक्विड में फ़र्क क्या है? सॉलिड और लिक्विड में फ़र्क एक की कंपोजिशन है कि लिक्विड में सॉलिड में एक खास स्पेसिफिक वे से उसके कंपोनेंट अटैच होते हैं। लिक्विड में विदाउट एनी अरेंजमेंट उसके एलिमेंट्स या उसके कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। सॉलिड में बहुत मिनिमम जो है ना वो स्लाइडिंग होती है एक दूसरे के ऊपर एलिमेंट्स की, लेकिन लिक्विड में ये स्लाइडिंग ज़्यादा होती है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। सॉलिड की एक खास शेप होती है, लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती। गैस, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप अ गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस एट ग्रेट स्पीड्स। दे आर सो फार एफर्ट्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर इनसिग्निफिकेंस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के ऊपर बहुत फ्रीली विद द ग्रेट स्पीड वो एक दूसरे के साथ फ्लो कर लेती है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो स्लाइडिंग कर लेती है। लिक्विड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, इनसिग्निफिकेंस बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई दे फ्लो विद ईच अदर विदाउट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक बेसिक कंसेप्ट है जो अभी डिराइव्ड किया गया है और अभी इसको ऐड किया गया है विद द स्टेट ऑफ मैटर। पहले जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन थी इसमें मैटर की 3 क्लासेस थी, लेकिन अब इस प्लाज्मा को भी ऐड किया है। प्लाज्मा क्या है? अगर हम किसी एलिमेंट को बहुत ज़्यादा हीट दे दें और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम इस एलिमेंट से एमिट कर दें तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। एट द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ stars, atoms lose their electron, the mixture of electron and nuclei that result in the plasma state of matter। तो हाई स्पीड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, न्यूक्लियस छोड़ देता है। अब इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की कंपोजिशंस को, इसकी कम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। मॉडल्स ऑफ एलिमेंट्स या मॉडल्स ऑफ एटम्स। एटम को प्रेजेंट करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से मॉडल पेश किया गया है? तो यह है थॉम्सन एटॉमिक थ्योरी। थॉम्सन एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं? थॉम्सन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम विच इज़ नोन एज पॉम पुडिंग मॉडल। उसकी जो मॉडल है, अब ये MCQ के लिए याद रखें कि थॉम्सन ने कौन सा मॉडल पेश किया था। तो थॉम्सन ने जो मॉडल पेश किया था इसको कहते हैं पॉम पुडिंग मॉडल। In the year 1897, he totally changed the view of an atoms by discovering electron। उसने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके एटम की कंसेप्ट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब थॉम्सन क्या कहता है इसको थोड़ा सा सुने। थॉम्सन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट द एटम इज नॉट इंडिविजिबल एट इट वाज ऑफ स्मॉल पीसेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। थॉम्सन ने ये कहा कि एटम को हम मज़ीद जो है ना वो एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल, हम एटम को मज़ीद जो है ना वो क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको मज़ीद जो है ना हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो पार्ट कौन से है? वो पार्ट है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी एक एटम्स को हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड कर सकते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। और थॉम्सन की जो पॉम पुडिंग मॉडल है वो ये कहता है कि एक एटम्स वो इसी तरह एक स्फीयर पे कंसिस्ट है और वो स्फीयर किस चीज़ का है? वो स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का है। यानी वो पॉम पुडिंग मॉडल ये कहता है कि एटम एक स्फीयर पे कंसिस्ट है, इसी तरह पॉजिटिव, और इसके अंदर एम्बेडेड है नेगेटिव चार्जेस।
यानी वो कहता है कि एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसी तरह एक दूसरे के साथ कंपोजिशन में एक जैसे होते हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल एक पम है, इसकी कोर या इसकी इनर जो चीज़ है वो हमारे पास पॉजिटिव है, और इसके इर्द अगर हम किसी चीज़ को डाल दें या फॉर एग्जांपल किसी सुई को हम इंटर कर दें या किसी और चीज़ को हम इसके अंदर जो है ना थोड़ी स्पेस पे हम इसके ऊपर रख देना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज़ नो और ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। और थॉमसन ये भी कहता है कि एक एटम्स में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। दैट्स व्हाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर इज़ नो नेट चार्जेस ऑन द एटम। ये उसकी टॉम पुडिंग मॉडल है। टॉम पुडिंग मॉडल, थॉमसन पॉम पुडिंग मॉडल ये कहता है कि एक एटम पॉजिटिव चार्जेस पे कंसिस्ट है और इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने अपनी मॉडल पेश कर दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी उसने कब पेश कर दिया? 1911 में थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश कर दी। 1911 में उसने अपनी थ्योरी पेश कर दिया। अब ये थ्योरी क्या कहता है? द एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। थॉमसन कहता है कि एक एटम्स मेजॉरिटी वो एम्प्टी स्पेस पे, खाली जगहों पे कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एटम मास। वो कहता है कि एक एटम्स मोस्टली एम्प्टी खाली जगहों पे कंसिस्ट होता है, इसके अंदर एक स्मॉल पॉजिटिव डेंस यानी एक मुंजमद टाइप का स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की एक न्यूक्लियस होती है, जिसमें एक एटम का तकरीबन सारा मास इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। और उसने कौन सा मॉडल पेश कर दिया? यू शुड रिमेंबर फॉर MCQ दी स्पीच मॉडल। थॉमसन की जिस तरह थॉमसन की जो मॉडल थी जिसको हम पुडिंग मॉडल कहते हैं, इस तरह रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया इसको हम कहते हैं पीच मॉडल, पीच पिट। और जिस तरह पीच के अंदर जो फ्रूट होता है, जस्ट लाइक द सेम थॉमसन के रदरफोर्ड कहता है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास न्यूक्लियस है, मीट एम्प्टी स्पेस विद इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस। और वो कहता है कि जिस तरह उसके स्केल्स होते हैं या इसके ऊपर जो लेयर होती है, जस्ट लाइक द सेम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रेंडमली ऑर्बिटिंग्स यानी वो इसके ऊपर तैरते हैं, इसके ऊपर मोशंस करते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या है? 1911 में रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश कर दिया कि एक एटम्स मोस्टली खाली जगहों पे मुश्तमिल होता है। एक एटम्स के अंदर एक छोटा सा जो है ना वो डेंस, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, एक खाली सा न्यूक्लियस है जिसमें एक एटम की तकरीबन सारा मास इसके अंदर होता है। और इसने जो मॉडल पेश किया इसको कहते हैं पीच मॉडल। बोहर मॉडल या बोहर एजम्पशंस हम इसको कह सकते हैं। Electron bonds in an atoms can only occupy orbit for which the angular momentum is quantized. These result in discrete value for the radius and energy. बोहर ने जो एजम्पशन पेश कर दी, उसने जो थ्योरी के पोस्टुलेट पेश कर दी, इसमें बोहर कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम्स है, इसके ऊपर ये हमारे पास शेल्स है, ये N1 N2 N3 N4। बोहर कहता है कि अगर किसी शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर लेता है तो उसकी एनर्जी उस शेल की क्वांटम के मुताबिक होना चाहिए, यानी इसकी मोमेंटम इसके मुताबिक होना चाहिए। और अगर इसका एंगुलर मोमेंटम इस शेल के बराबर हो तब वो इलेक्ट्रॉन इस शेल में मोशन कर सकता है। इन इलेक्ट्रॉन इन सच अ स्टेशनरी स्टेट इमिट्स नो रेडिएशंस। और बोहर ये कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में स्टैटिक पोजीशन पे हो, यानी वो कोई मोशन ना कर सकता हो किसी शेल्स में, तो इस कंडीशंस में वो कोई एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। यानी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एमिशन तब होती है जब वो किसी एक शेल से किसी दूसरे शेल पे चढ़ता है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ लोअर स्टेट इट्स एमिट अ फोटॉन हुज एनर्जी इक्वल्स द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट्स। और वो कहता है कि जब एक एटम किसी लोअर स्टेट पे आता है, किसी हायर स्टेट से किसी लोअर स्टेट पे, फॉर एग्जांपल N7 से वो किसी N6 पे आता है, तो इस स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से किसी हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी स्टेट पे आती है तो वो एनर्जी को एमिट करती है। द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज बाय द रूल L मसावी है NH2 पाई। और एंगुलर मोमेंटम किसी हाथ शेल के लिए हम इस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आप लोगों को ये पोस्टुलेट याद रखना चाहिए। अगर एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा इन पोस्टुलेट के बारे में या इनमें से कोई एक पोस्टुलेट आप लोगों को दे दिया तो आप लोगों को उनका समझना और इसको रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज क्या कहते हैं? द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहता है कि एक एटम्स मेजॉरिटी वो खाली होता है। टू रीजन्स, एक एटम्स की दो रीजन्स है, न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक न्यूक्लियस के अंदर सर्कुलेटिंग और ऑर्बिटिंग करते हैं। शॉर्ट हिस्ट्री एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ये शॉर्ट हिस्ट्री है कि डेमोक्रेटिक 460 BC एंड डाल्टन 1803 AD। एटम की जो पहली थ्योरी पेश कर दी है वो डेमोक्रेटिक ने पेश कर दी 460 में और डाल्टन ने 1803 में। थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश कर दी 1897 में, रदरफोर्ड ने 1812 में, बोहर ने 1813 में एंड मॉडर्न क्वांटम क्लाउड मॉडल उसको पेश किया गया 1930 में। आप लोगों को ये डेट MCQs के लिए याद रखना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है कि एटम्स की न्यूक्लियस की कितनी साइज़ होती है, एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की कितनी डायमीटर्स और कितनी साइज़ होती है। एटम की साइज़ 10⁻⁸ एक एटम की साइज़ 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर होती है, न्यूक्लियस की साइज़ 10 की ताकत -12 सेंटीमीटर होती है और इलेक्ट्रॉन लेस देन 10 एट द पावर ऑफ -16 सेंटीमीटर होती है। तो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू एंड दिस डायमीटर्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर द MCQ। इस तरह प्रोटॉन की न्यूक्लियस है 10 की ताकत -3 सेंटीमीटर्स और इस तरह ये क्वार्क्स है जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरीज के ज़रिए इसको प्रेजेंट किया गया है। क्वार्क्स और ये पॉजिट्रॉन्स और वगैरह, इसकी डायमीटर्स इस तरह है। सो द बेसिक रिएक्शंस जो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टडी कर लेते हैं, इसके मुख्तलिफ अपने नेम्स होते हैं। कुछ को हम रेडक्स रिएक्शन कहते हैं, कुछ को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, कुछ को हम कम्बिनेशन, कम्बस्चन, ये जितने भी रिएक्शंस है इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़ और फिर केमिकल रिएक्शंस के हमारे पास टाइप कितने हैं। देखिए, हमने कंपोजिशन के बारे में बात की कि मैटर को हम जो है ना वो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे हम स्टडी कर लेते हैं कि मैटर की कंपोजिशंस क्या है, मैटर की रिएक्शंस क्या है, वो उसकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम इस टॉपिक्स में बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस है क्या चीज़। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन सम केमिकल चेंजेस टू वन और मोर सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है, वो प्रोसेस है by which a chemical changes may happen। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया और इससे हमने कोई थर्ड ऐसा प्रोडक्ट लिया जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट टू प्रोडक्ट से कम्प्लीटली सेपरेट है, तो इस कंडीशन में हम इस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। इफ़ अ सब्सटेंस चेंज इन अ वे अदर देन अ चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अगर इसकी सॉलिड, लिक्विड या स्टेट में कोई चेंजेस आ जाए तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर हम बर्निंग करें, वुड की बर्निंग करें, तो वुड की बर्निंग से हम कोल हासिल कर सकते हैं, एज कोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने वुड से हासिल कर दिया हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक केमिकल रिएक्शन है। द केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस आर नाउन एज रिएक्टेंट। और इस रिएक्शन में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको केमिकल रिएक्टेंट कहते हैं और जो चीज़ हम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ये केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल रिएक्शंस को हम जिस इक्विलिब्रियम, जिस स्टेट से, जिस स्ट्रक्चर से हम प्रेजेंट कर लेते हैं इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम और क्लोराइड को हमने मिक्स कर दिया और हमने हासिल कर दिया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोरीन की अपनी क्वालिटीज़ है, सोडियम क्लोराइड की अपनी क्वालिटीज़ है। फॉर एग्जांपल, कपर को हमने मिक्स कर दिया विद सल्फर और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस product reactant we obtain the product of copper sulfate. So the properties of copper sulfate is totally different from that of copper and sulfur. This is an example of chemical reactions.
कोफिशिएंट्स केमिकल रिएक्शंस के स्टार्ट में जो चीज़ें होती है, बेसिक तो केमिकल रिएक्शन में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज़ हम ऑब्टेन करते हैं इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये बेसिक किसी भी एलिमेंट के स्टार्ट में जो नंबर प्रेजेंट होते हैं इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद को प्रेजेंट कर लेता है। और ये जो बाद में आता है बिलो इन एलिमेंट्स, इसको हम जो है ना वो एटम्स की नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, एटम की नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि 2 एटम्स है। सो केमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में वो कितने हैं, या थ्रू आउट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, थ्रू आउट बायोकेमिस्ट्री, या इफ़ वी स्टडी ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, तो ब्रॉडली केमिकल रिएक्शंस जहाँ भी हो वो हमारे पास 5 टाइप्स के हैं। तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर MCQ कि देयर इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो 5 बेसिक जो है ना वो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन, थर्ड वन सिंगल रिप्लेसमेंट, फोर्थ वन डबल, फिफ्थ वन कंबस्टन रिएक्शंस। हम इसको एक एक पढ़ते हैं विथ सम एग्जांपल्स। Combination reaction, simply combinations means we combines 2 reactant। अगर हम किसी 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करके और हम कोई प्रोडक्ट हासिल करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और सल्फर को ऐड कर दिया, कैल्शियम सल्फाइड हासिल कर दिया, ये एक एग्जांपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। दूसरा ये डिकम्पोजिशन, इसमें हम जो है ना किसी मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट अप करके इससे जो रिएक्टेंट होते हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। यानी इसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हम इससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। यानी डिकम्पोजिशन का मीन्स ब्रेकिंग। हम इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके या पॉलीमर को ब्रेक करके हम इससे मोनोमर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड्स को हमने जो है ना वो स्प्लिट अप कर दिया और हमने हासिल कर दिया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो चीज़ें हैं जिससे कार्बनिक एसिड बना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट है। कम्बिनेशन में हम 2 रिएक्टेंट को या 2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। डिकम्पोजिशन में हम किसी लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हम इससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हासिल करते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये 2 रिएक्टेंट है A प्लस B। अब अगर इस BC से हम किसी एक पार्ट को रिप्लेस करके विद दिस A, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ये A प्लस B है। अब इस AC में इस C को हमने रिप्लेस कर दिया विद A ने C को रिप्लेस कर दिया और ये बन गया B एंड C प्लस A। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट। और इसकी ये एग्जांपल है, ये फेरिक है और ये कपर सल्फाइड है। तो इसमें क्या हुआ, कपर प्लस फेरिक सल्फाइड्स। तो इस SO4 ग्रुप को रिप्लेस कर दिया किसने, इस फेरिक ने। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है सिंगल रिप्लेसमेंट की। इसी तरह डबल रिप्लेसमेंट में 2 मॉलिक्यूल्स अपने एक पार्ट को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये A प्लस B। अब अगर C मिल गया A से और B मिल गया D से, या जिस तरह A प्लस C B, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट। ये जितने भी एसिड बेस रिएक्शन है, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये मेजॉरिटी दे आर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। जिस तरह ये NaOH है और HCl है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बेस है। और ये हमारे पास एसिड, ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ये सोडियम क्लोराइड इससे सोडियम प्लस इससे क्लोरीन ये बन गया, और इसका मतलब ये है कि दोनों ने एक पोर्शन को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारे पास एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। केमिस्ट्री ऑफ फायर, कंबस्टन रिएक्शंस हमारे पास वो कौन से, वो रिएक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी ऑब्टेन्ड एनर्जी। तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम ऐसे रिएक्शन को कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। कंबस्टन इज़ एन ऑक्सीडेटिव, और ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे लिए
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकते, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कहते हैं। When for example coal is burned, each atoms of carbon combines itself with two oxygen atoms. The carbon is oxidized, becoming carbon dioxide. In order to accomplish this is necessary to consume oxygen. ये कार्बन की या कोल्स की बर्निंग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंबस्चन रिएक्शन है। तो हमारे पास कंबस्चन रिएक्शन की अगर एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज कंबस्चन रिएक्शन, तो कंबस्चन रिएक्शन इज दोज रिएक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ दैट we obtained energy, and in this combustion reaction we use oxygen. अब कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूले के हमारे पास कितने टाइप्स है। तो हर फार्मूला हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक है केमिकल फार्मूला, दूसरा है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो हम फार्मूले हमारे पास कितने हैं, बेसिकली फार्मूले हमारे पास 3 टाइप्स के। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो किसी मॉलिक्यूल्स के केमिकल कंपोजिशन को शो कर लेता है कि वो मॉलिक्यूल कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है। तो ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे फार्मूले को केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब ये फार्मूला 2 तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और वो दूसरा है फार्मूला यूनिट्स। अगर किसी फार्मूले को, किसी केमिकल फार्मूले को हम लोवेस्ट लेवल पे लिख दें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शरबत को बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर और आधा किलो चीनी से हम शरबत बना सकते हैं, ये एक केमिकल फार्मूला है। अब अगर हम इसको किसी लार्ज क्वांटिटी पे लेके फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 किलो चीनी होनी चाहिए और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 लीटर जो है ना वो पानी, तो ये एक लार्ज हुआ, एक मॉलिक्यूल की शेप्स में ये केमिकल फार्मूला हमने लिख दिया, एक लार्ज नंबर पे हमने इसको लिख दिया। तो ऐसे फार्मूले को हम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट करके सिंपल फॉर्म्स में लिखे, यानी किसी मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये C6H6 है, H2O2 है, अब ये इसके मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हमने लिखे डिटेल से। अब अगर फार्मूला यूनिट क्या है, फार्मूला यूनिट इज द लोवेस्ट नंबर इन विच एटम्स कंबाइंस विद ईच अदर्स एंड मेक्स अ फार्मूला एंड मेक्स अ मॉलिक्यूल्स। empirical formula is just like the same of that of formula units. empirical formula और formula units वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। थर्ड वन क्या है, वो है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करें। तो ऐसे फार्मूला को हम क्या कहते हैं, ऐसे फार्मूला को हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। जो किसी ये केमिकल्स बॉन्ड है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो 2 एटम्स को या 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल्स बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड के हमारे पास अगर एमसीक्यू में आ गया कि केमिकल बॉन्ड्स क्या है, केमिकल बॉन्ड्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं। और हमारे पास इसकी टाइप्स कितने हैं, तो इसके हमारे पास टाइप कितने हैं, इसके हमारे पास टाइप है 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक्स। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड वो है जो किसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से बन जाए। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल्स में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन को इस लास्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो ईज़िली वो किसी सोडियम से हासिल कर सकते हैं। अब वो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दे दे और दूसरा रिसीव करे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बार इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा रिसीव कर लेता है, बन जाता है। और आयनिक बॉन्ड के ज़रिए एक केटाइंस बन जाता है और दूसरा एनाइंस बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा रिसीव कर लेता है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क यह है कि आयनिक बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते। एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल दे दे और दूसरा भी दे दे और वो दोनों
इन दो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. The electron experience a force of attractions from both nuclei. These negative attractions hold the two particles together. These attractions are called a chemical bonds. One pair of electron constituents one bond. और इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं और ये पेयर्स दोनों के दरमियान में होते हैं, दोनों एटम्स इसको यूज़ कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड्स में सिर्फ फ़र्क ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो बॉन्ड बन जाता है वो दोनों की शेयर से बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये दो इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ एक टाइप से होते हैं, दूसरा इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो इसमें कोई शेयरिंग नहीं डालते. फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल बन गया, अब इस मॉलिक्यूल में ये NH3 अमोनिया की सिर्फ जो है ना वो दो इलेक्ट्रॉन है, ये BF3 कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन ये BF3 भी इसके इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया ने उसके साथ शेयर किए. अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की शेयर से बन जाए लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई एक मॉलिक्यूल दे या कोई एक एटम दे और दूसरा भी उसके साथ वही दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यूज़ करे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो किसी भी मेटल्स में पाए जाते हैं. ये इंतहाई ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है और इसको हम ईज़िली जो है ना वो किसी भी प्रोसेस से हम ईज़िली जो है ना उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, रिडक्शंस क्या है? बेसिकली इन रिएक्शन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, रिडक्शंस क्या है. तो रिडक्शन की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं और ऑक्सीडेशंस की. रिडक्शंस इलेक्ट्रॉन गेन. अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करे मतलब इलेक्ट्रॉन हासिल करे तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिडक्शन. और एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज. और रिडक्शन के ज़रिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होती है क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लास्ट वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर. अब अगर वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिसीव करे तो कि मतलब यह है कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया. अब दूसरा है ऑक्सीडेशंस. ऑक्सीडेशंस क्या है? ऑक्सीडेशंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लास्ट. अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लास्ट करे तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज और एज ए रिज़ल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज. इसकी वजह क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन की डिफिनीशंस क्या है, लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. अब अगर कोई एलिमेंट्स या कोई मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लास्ट करे तो इसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है और इस तरह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनीशन या इसकी एक्सप्लेनेशन हम कुछ और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं. एक कंसेप्ट तो है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बेस पे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिवाइड कर लेते हैं. दूसरा है रिडक्शन की. ये MCQs में मोस्टली पूछा जाता है कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने आपको बताया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. यू शुड रिमेंबर दिस थ्री. कोई एलिमेंट अगर इन 3 प्रोसेस से गुजर जाए, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ऑक्सीजन को लॉस करे या हाइड्रोजन को गेन करे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि इसमें रिडक्शन हो गया. ऑक्सीडेशन क्या है? इसको जो है ना वो सेपरेट कर. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमने पहले स्लाइड्स में पढ़ा, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमने पढ़ा कंबस्चन में कि ऑक्सीडेशन कंबस्चन क्या है. कंबस्चन हमारे पास एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है जिसमें हम यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ को, ऑक्सीजन को. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास क्या है? ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ के? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के. रिडक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक की ऑक्सीडेशंस और दूसरे की रिडक्शंस होती है. फॉर एग्जांपल ये फेरिक है और ये कॉपर है. इन दोनों ने रिएक्शंस करके फेरिक बन गया फेरिक +2, कॉपर बन गया कॉपर. अब इसमें फेरिक की ने जो है ना लास्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया.
कॉपर ने जो है ना इलेक्ट्रॉन हासिल कर दिया और वो न्यूट्रल बन गया। अब इसमें फेरिक ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फेरिक में ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर ने चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर दी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें रिडक्शन हो गया। और ऐसी रिएक्शन जिसमें बैक वक्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्स रिएक्शंस कहते हैं। और ये भी इसी तरह इसकी एक एग्जांपल है रिडक्स रिएक्शन की। एसिड्स और बेस, ये हमारी लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में कि एसिड क्या है और बेस क्या है। एसिड एनीथिंग दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन अ वाटर सोल्यूशन, हर वो चीज़ जो किसी वाटर सोल्यूशंस में हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एसिड। और ये कौन सी थ्योरी के बेस पे, अर्हेनियस थ्योरी, यानी अर्हेनियस एसिड और बेस की डिफरेंशिएशन इस तरह कर लेता है कि हर वो कंपाउंड्स, हर वो एलिमेंट्स, हर वो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर ले, ऐसे ग्रुप्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एसिड्स। और वो जो OH आयन प्रोड्यूस करे, यानी हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस कर ले, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास बेस किया है। यानी सिंपली एसिड इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बेस इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। एंड यू शुड रिमेंबर दीज टू कॉन्सेप्ट फॉर MCQs कि एसिड क्या है और हमारे पास बेस क्या है, और कौन सी थ्योरी के बेस पे, अर्हेनियस थ्योरी के बेस पे। और ये इसकी एग्जांपल्स है। ब्रॉन्स्टेड लूरी, ये एक अदर साइंटिस्ट है जो कि इस तरह डिफरेंशिएशन कर लेता है एसिड और बेस की। तो इनके मुताबिक, ब्रॉन्स्टेड लूरी के मुताबिक, वो किस तरह जो है ना एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर लेता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक्सपेंडेड द अर्हेनियस थ्योरी, उसने सिर्फ ये कह दिया, हाइड्रोजन को उसने प्रोटॉन कह दिया, प्रोटॉन के बेस पे जो है ना उसने डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे दे तो हमारे पास एसिड है। जिस तरह हमने प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा, अगर कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो इसमें हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन डोनर्स एसिड, हाइड्रोजन टू सल्फर, प्रोटॉन का जो डोनर होता है, प्रोटॉन जो देने वाला होता है, फॉर एग्जांपल अगर एसिड को हम किसी सॉल्वेंट के साथ जो मिक्स करें और इस सॉल्वेंट में ऐड करके हाइड्रोजन आयन, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एसिड कहते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है अमोनिया H2O2, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। अमोनिया ने वाटर से एक हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर दिया, NH4+ बन गया और वो O आयन हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया, इस रिएक्शन में ये हुआ कि अमोनिया ने एक हाइड्रोजन रिसीव कर दिया, किससे, प्रोटॉन रिसीव कर दिया, किससे, H2O2 से। अब इस रिएक्शंस में जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसिड है। वाटर क्यों एसिड है, बस वाटर इसलिए एसिड है कि वाटर ने प्रोटॉन दे दिया और प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन देने वाला हमारे पास एसिड है। और अमोनिया ने ब्रॉन्स्टेड लूरी, इसके कुछ एग्जांपल्स है कि बेस और एसिड किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन हो। लेविस एसिड, और इसको हम लेविस एसिड और लेविस बेस के कंसेप्ट से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन रिसेप्टर, हम इसको एसिड और बेस कहते हैं। ये इन तीनों के कंसेप्ट को जो है ना वो ऐड कर दिया है कि लेविस क्या कहते हैं। लेविस के मुताबिक इन कंसेप्ट को आप MCQ के लिए जो है ना वो मेमोराइज करें, रिमेंबर करें, इसको जो है ना वो ब्रेन में अच्छी तरीके से जो है ना इसको बिठा ले कि हमारे पास एसिड क्या है लेविस के मुताबिक, बेस क्या है लेविस के मुताबिक, ब्रॉन्स्टेड लूरी के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है, और अर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक एसिड बेस क्या है। इन सब को अच्छी तरीके से आप मेमोराइज करें, इससे MCQs के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेविस के मुताबिक एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो इसको हम एसिड कहते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे तो इसको हम बेस कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड लूरी के मुताबिक अगर कोई हाइड्रोजन आयन दे दे तो इसको हम एसिड कहते हैं, अगर कोई हाइड्रोजन आयन रिसीव करे तो इसको हम बेस कहते हैं। अर्हेनियस के मुताबिक अगर कोई हाइड्रोजन आयन दे दे तो इसको हम एसिड कहते हैं, अगर कोई हाइड्रोक्साइल आयन दे दे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास। और ये एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेती है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है। चेंज ब्लू लिटमस पेपर
टू रेड। और एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को डाल दें तो वो इसके कलर को रेड कर देती है। हैव अ सोर थ्रोट, और इसकी थ्रोट सोर टेस्ट जो होती है वो थोड़ा सा सोर टाइप्स होता है। रिएक्ट विद बेस टू न्यूट्रलाइज देयर प्रॉपर्टीज़, और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो कि हमारे पास साल्ट है। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन्स, और अगर एसिड को हम किसी मेटल्स पे डाल दें तो हाइड्रोजन आयन को वहाँ से इमिट कर देता है। अब बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेम जिस तरह एसिड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेती है, सेम लाइक बेस हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास कर देती है। चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, अब ये एसिड की प्रॉपर्टी से सेपरेट है, यानी एसिड ब्लू को रेड कर देती है और बेस रेड को ब्लू कर लेती है। वो स्लिपरी फीलिंग, और इसकी फीलिंग अगर इसको हम हाथों से देखें तो थोड़े से लुब्रिकेंट टाइप्स के होते हैं। रिएक्ट विद एसिड टू न्यूट्रलाइज देयर प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक द सेम। बेस भी एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशंस का प्रोसेस बना लेते हैं। सो दीज ऑल वाज अबाउट द बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों पढ़ लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री की वजह क्या है, नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या है, इन सब के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।